कहानी की शुरुआत एक भयानक और बर्फीले तूफान से जूझते हुए एक प्लेन से होती है, जहां मार्क नाम का एक बेहद अमीर और घमंडी बिजनेसमैन अपने कुछ कर्मचारियों को लेकर अंटार्कटिका की ओर जा रहा था। उनमें से झिंग नाम की लड़की एक वैज्ञानिक और फोटोग्राफर थी, जबकि दूसरी एक रिसर्चर थी। झिंग काफी शांत स्वभाव की थी और वह ऑरोरा लाइट्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए अंटार्कटिका जा रही थी। दूसरी तरफ मार्क एक अहंकारी इंसान था जिसे सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद था। उसने झिंग से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन झिंग ने उसकी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब सफर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मौसम ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया। देखते ही देखते आसमान घने अंधेरे से भर गया। तेज बर्फीली हवाओं और खराब मौसम की वजह से पायलट का विमान पर से नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। कुछ ही देर में उनका प्लेन बर्फ से ढके एक विशाल पहाड़ की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। पायलट ने पूरी कोशिश करके विमान को बचा तो लिया, लेकिन प्लेन का एक हिस्सा पहाड़ से टकरा गया। इस टक्कर के बाद प्लेन के कुछ हिस्सों में आग लग गई। तभी विमान की एक खिड़की टूटकर बाहर उड़ गई और तेज हवा के झोंके के साथ पायलट भी बाहर जा गिरा, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। अब प्लेन पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। बिना पायलट के उड़ता हुआ वह एक सुनसान और बर्फीले इलाके में जाकर क्रैश हो गया। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि किसी के भी बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन किस्मत ने मार्क का साथ दिया और वह जिंदा बच गया। वह बर्फ पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह तुरंत टूटे हुए विमान की तरफ भागा। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि रिसर्चर लड़की की हालत बेहद गंभीर थी और वह हिलने डुलने की स्थिति में भी नहीं थी। तभी उसकी नजर झिंग पर पड़ी, जिसका पैर लोहे के एक भारी टुकड़े के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। मार्क ने सबसे पहले रिसर्चर लड़की को प्लेन से बाहर निकाला। इसके बाद वह दोबारा अंदर गया और झिंग को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने लोहे का भारी टुकड़ा हटाने के लिए जोर लगाया, तभी नीचे की बर्फ धंसने लगी। अगर बर्फ टूट जाती तो पूरा प्लेन बर्फीले पानी में समा जाता और उनके बचने की कोई संभावना नहीं रहती। यह देखकर मार्क घबरा गया और तुरंत अपना सामान लेकर बाहर निकल आया, लेकिन झिंग की ऐसी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना दोबारा अंदर जाने का फैसला किया। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद वह झिंग का पैर उस भारी लोहे के नीचे से निकालने में कामयाब हो गया। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उसी पल बर्फ की सतह टूट गई और पूरा विमान बर्फीले पानी के अंदर समा गया। इसके बाद दोनों घायल रिसर्चर के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मर चुकी थी। यह देखकर उन दोनों को बहुत दुख होता है। झिंग का पैर टूट चुका था, इसलिए अब उसके लिए चलना लगभग नामुमकिन था। वहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी और दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, इसलिए वो मदद के लिए यहाँ किसी को बुला भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि शायद उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा और अब अपनी जान बचाने का रास्ता उन्हें खुद ही ढूंढना होगा। अंटार्कटिका की ठंड बेहद खतरनाक मानी जाती थी और यह किसी भी इंसान की जान ले सकती थी, इसलिए सबसे पहले उन्हें एक ऐसी जगह तलाशनी थी जहां वे खुद को ठंड से बचा सकें। पर क्योंकि झिंग चल नहीं सकती थी, इसलिए मार्क ने उसकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन तभी झिंग ने कहा कि हमें इस रिसर्चर की बॉडी को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। दरअसल वो इस लड़की की बॉडी को उसके परिवार तक पहुंचाना चाहती थी। मार्क भी उसकी बात मान लेता है और फिर वो झिंग और उस लड़की की बॉडी को स्ट्रेचर पर रख के उस स्ट्रेचर को खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब वे लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक पास के एक बर्फीले पहाड़ से भारी मात्रा में बर्फ नीचे गिरने लगी। खतरे को भांपते हुए झिंग ने तुरंत मार्क से कहा कि अगर उन्हें बचना है तो फौरन बर्फ में गड्ढा खोदना होगा। मार्क ने बिना समय गंवाए अपने हाथों से तेजी से बर्फ खोदना शुरू कर दिया। झिंग ने भी उसकी मदद की और कुछ ही देर में दोनों ने एक गड्ढा तैयार कर लिया। इसके बाद वे जल्दी से उसके अंदर छुप गए और स्ट्रेचर को ऊपर रखकर उसे ढक दिया। इस तरह उन्होंने किसी तरह खुद को गिरती हुई बर्फ के ढेर से बचा लिया। हालांकि इस घटना के बाद मार्क का गुस्सा फूट पड़ा। उसने नाराज होकर झिंग से कहा कि वह एक बेहद जरूरी काम के लिए जा रहा था और आखिर आज ही के दिन यह सब क्यों हुआ। तभी झिंग ने भी गुस्से में उसे जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि इतने खराब मौसम में पायलट को उड़ान नहीं भरनी चाहिए। असल में झिंग चाहती थी कि वे लोग कुछ दिनों बाद सफर करें, क्योंकि उन्हें पहले से जानकारी दी गई थी कि अंटार्कटिका का मौसम खराब हो सकता है। लेकिन मार्क ने उसकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया था। इसी वजह से झिंग को भी उसी प्राइवेट प्लेन में सफर करना पड़ा, क्योंकि अंटार्कटिका के लिए जल्दी कोई दूसरा प्राइवेट प्लेन उपलब्ध नहीं था। झिंग ने गुस्से में मार्क से कहा कि उसी की जिद की वजह से वे सब इस मुसीबत में फंस गए हैं। यह बात सुनकर मार्क का गुस्सा और बढ़ गया।
वह गड्ढे से बाहर निकला और पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़कर अपने फोन में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे कोई सिग्नल नहीं मिला। निराशा और गुस्से में वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह ऊंचाई से नीचे जा गिरा। हालांकि किस्मत अच्छी थी और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। तभी उसकी नजर दूर मौजूद एक घर पर पड़ी। ये देखकर उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। वह तुरंत झिंग के पास लौटा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उस मरी हुई रिसर्चर लड़की की बॉडी के पास कुछ गिद्ध मंडरा रहे थे और उसे नोच रहे थे। उनमें से एक गिद्ध झिंग के करीब पहुंचकर उस पर भी हमला करने की कोशिश करने लगा, पर तभी मार्क बिना देर किए झिंग के पास दौड़ा और उस गिद्ध को भगा दिया। इसके बाद उसने झिंग से कहा कि हम ऐसी हालत में इसकी बॉडी को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, इसलिए बेहतर होगा कि उसे यहीं बर्फ में दफना दिया जाए। झिंग को भी उसकी बात सही लगी, जिसके बाद मार्क ने उस लड़की को बर्फ में दफना दिया। फिर उसने झिंग को अपने कंधे पर उठाया और उस घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन बर्फ में चलते हुए ज्यादा दूर जाना आसान नहीं था। कुछ दूरी तय करने के बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बर्फीली ढलान पर फिसलता हुआ नीचे जाने लगा। झिंग भी उसके साथ नीचे जा गिरी। पहले से ही उसका पैर टूटा हुआ था और इस तरह गिरने के बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। उसका दर्द इतना बढ़ने लगा कि वह बेहोश हो गई, लेकिन मार्क ने हार नहीं मानी। वह किसी तरह उसे उठाकर उस घर तक ले गया और अंदर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब झिंग को होश आया तो उसने अपने पैर की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि उसकी हड्डी बुरी तरह टेढ़ी हो चुकी थी। कमजोरी और दर्द के बावजूद उसने मार्क से कहा कि अगर उसकी हड्डी को तुरंत सीधा नहीं किया गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। यह सुनकर मार्क घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उसकी मदद करने का फैसला किया और काफी साहस दिखाते हुए उसने झिंग के मुड़े हुए पैर को सीधा कर दिया। लेकिन इस सब के चलते झिंग को बहुत तेज दर्द सहना पड़ रहा था। इसके बाद मार्क घर के बाहर आया। वहाँ उसे एक जनरेटर दिखाई दिया। उसने तुरंत उसे चालू कर दिया, जिससे घर के अंदर रोशनी फैल गई और हीटर भी चलने लगा। फिर जब वह वापस अंदर आया तो उसे वहाँ खाने पीने का सामान, गैस सिलेंडर और कई जरूरी चीजें मिली, जिन्हें देखकर वह बेहद खुश हो गया। लेकिन तभी झिंग ने सामान की एक्सपायरी डेट देखकर बताया कि उसमें से कुछ चीजें खराब हो चुकी हैं। उसने अनुमान लगाया कि लगभग 2 साल पहले तक कोई यहाँ रहा होगा और यह उन्हीं का बचा हुआ सामान था। इसके बाद झिंग ने मार्क को बताया कि औरोरा स्टेशन वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर है। उसने कहा कि अगर वे किसी तरह वहां तक पहुंच गए तो उनकी जान बच सकती है। यह सुनकर मार्क के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। वह उत्साहित होकर बोला कि आखिरकार उन्हें बचने का रास्ता मिल ही गया। लेकिन झिंग अब भी परेशान थी। उसने कहा कि उसे सिर्फ इतना पता है कि स्टेशन 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह नहीं पता था कि हमें किस दिशा में जाना है। फिर उसने एक और डरावनी बात बताई। झिंग ने कहा, जनरेटर डीजल से चलता है और अगर वे उसे हर रात सबसे ठंडे समय में लगभग 8 घंटे चलाते रहे तो उसमें मौजूद डीजल केवल 75 दिनों तक ही चल सकता है। इसका मतलब था कि अगर 75 दिनों के अंदर वे सही रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो ये ठंड उनकी जान ले सकती है। लेकिन असली समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी, उनके पास इतना खाना भी नहीं था कि वे 75 दिनों तक आराम से जीवित रह सकें। यानी जिंदा रहने के लिए उन्हें शिकार करना पड़ता या फिर मछलियां पकड़नी पड़ती। अब समय बीतता गया और वहां रहते हुए उन्हें 3 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया था कि अगर उन्हें बचना था तो यह काम उन्हें खुद ही करना होगा। चौथे दिन मार्क जरूरी सामान लेकर उत्तर दिशा में औरोरा स्टेशन की तलाश में निकल पड़ा। वहीं झिंग घायल होने की वजह से घर में ही रुकी रही। मार्क घंटों तक बर्फ में चलता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और आखिरकार वह खाली हाथ वापस लौट आया। तभी झिंग ने उसे समझाया कि बर्फ में उसकी औसत रफ्तार लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसलिए अगर कुछ घंटों तक चलने के बाद भी स्टेशन दिखाई न दे तो उसे शाम होने से पहले वापस लौट आना होगा, वरना उसके रास्ता भटकने का खतरा है। फिर अगले दिन मार्क वापस बाहर निकलता है। वह बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका न तो चट्टानों को पार करने से कोई फायदा हुआ और न ही पूर्व दिशा में जाने से। और इसी तरह 10 दिन और गुजर गए। उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली और उनका राशन भी खत्म होने लगा। दोनों धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे थे और उन्हें जिंदा रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत थी। मजबूरी में उन्होंने पेंगुइन और सील का सूप बनाकर पीना शुरू किया, हालांकि उसका स्वाद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर एक दिन मार्क मछली पकड़ने निकला और एक छोटी जमी हुई झील से मछली पकड़ने में सफल भी हो गया। लेकिन वापस लौटते समय अचानक उसके नीचे की बर्फ टूट गई और वह एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और वह 2 दिनों तक उसी गड्ढे में फंसा रहा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद उसका अंत करीब है, लेकिन तभी उसे झिंग की याद आई। उसने सोचा कि अगर वह वापस नहीं लौटा तो झिंग का क्या होगा। उसकी यही सोच उसे हिम्मत देती रही। आखिरकार उसने जोखिम उठाया और अपने हथौड़े की मदद से बर्फ तोड़ते
हुए बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ 2 दिनों तक मार्क के वापस न आने से झिंग को लगने लगा था कि शायद वह मर चुका था। ये सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। उधर घर का हीटर भी बंद हो गया था, जिससे ठंड असहनीय होती जा रही थी। वही झिंग काफी मुश्किल से रेंगते हुए बाहर निकली और जनरेटर तक पहुंची। उसने उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चला। दर्द, कमजोरी और ठंड से टूट चुकी झिंग ने आखिरकार अपनी जान खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने अपने हाथ की नस काट ली और कुछ ही देर बाद बेहोश हो गई। इधर मार्क किसी तरह बर्फ के गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गया। बाहर आते ही वह तेजी से घर की ओर दौड़ा, लेकिन घर पहुंचने पर झिंग उसे अंदर नहीं मिली। यह देखकर वह घबरा गया। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि झिंग जनरेटर के पास बेहोश पड़ी थी। मार्क तुरंत उसे उठाकर घर के अंदर ले गया और उसके कटे हुए हाथ पर कपड़ा बांध दिया। कुछ समय बाद जब झिंग को होश आया तो मार्क ने उसे समझाया कि वे जरूर वहां से बाहर निकलेंगे और उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसने झिंग से वादा करने को कहा कि वह दोबारा खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। वही मार्क को उसकी परवाह करते देख झिंग भावुक हो गई। अगले दिन मार्क फिर से मदद की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन घंटों चलने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और इस तरह वहां रहते हुए उन्हें 34 दिन गुजर चुके थे। हर दिन मार्क ये उम्मीद लेकर निकलता कि शायद उसे औरोरा स्टेशन दिखाई दे जाए या कोई इंसान मिल जाए जिससे वह मदद मांग सके, लेकिन हर बार उसे निराश होकर वापस लौटना पड़ता। एक दिन जब वह स्टेशन की तलाश में निकला हुआ था तो रास्ते में उसकी नजर धुंधली होने लगी। लगातार बर्फीली हवाओं में चलने, सूरज की तेज रोशनी और बर्फ की चमक ने उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा दिया था। अब उसकी देखने की क्षमता काफी कमजोर हो चुकी थी। मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि वह वापस घर कैसे पहुंचे। बहुत कम दिखाई देने के बावजूद भी वह किसी तरह घर के पास तक पहुंच गया, लेकिन अब उसे घर भी नजर नहीं आ रहा था। घबरा कर वह इधर उधर दौड़ने लगा और जोर जोर से झिंग को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर झिंग रेंगते हुए बाहर आई और उसे जवाब दिया। आवाज का पीछा करते हुए मार्क किसी तरह घर तक पहुंच गया। वह रोते हुए झिंग को बताने लगा कि बर्फ और धूप की वजह से उसकी नजर धुंधली हो गई है। ये सुनकर झिंग की आंखों में भी आंसू आ गए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इसके बाद झिंग उसे सहारा देकर घर के अंदर ले गई। अब झिंग उसकी देखभाल करने लगी। उसने उसकी आंखों पर काले रंग की एक पट्टी बांध दी ताकि उसकी आंखों को ठंड और तेज रोशनी से आराम मिल सके। वह पतला कपड़ा था, इसलिए मार्क को उसमें से थोड़ा बहुत दिखाई देता था, लेकिन उसकी नजर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। दूसरी तरफ झिंग भी अभी चलने की हालत में नहीं थी। ऐसे मुश्किल समय में दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। झिंग उसे रास्ता बताती और मार्क घर के काम संभालता। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम होने लगी और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। पहले झिंग को मार्क बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब उसके मन में भी मार्क के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी थीं। कुछ समय बाद मार्क को पहले की तरह दिखाई देने लग गया, जिसके बाद उसने फिर से बाहर जाने की तैयारी की। इस बार उसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा हुआ था ताकि तेज रोशनी और बर्फीली हवाओं का सीधा असर उसकी आंखों पर न पड़े, जिसके बाद वह एक बार फिर औरोरा स्टेशन की तलाश में निकल पड़ा। आगे बढ़ते हुए उसे एक जमी हुई झील में कई मछलियां दिखाई दी और वह उन्हें देखने लगा, लेकिन तभी अचानक झील की बर्फ टूटने लगी। मार्क ने खुद को संभालने और वहां से निकलने की कोशिश की, मगर बर्फ लगातार टूटती रही। आखिरकार वह ठंडे पानी में जा गिरा। तेज बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले जाने लगा। बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह घबरा गया। तभी उसकी नजर कुछ पेंगुइनों पर पड़ी। उसने उनका पीछा किया और किसी तरह झील से बाहर निकलने में सफल हो गया। हालांकि ठंड की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। अब उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। उसने घर लौटने का फैसला तो किया, लेकिन वह ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि अपने पैर उठाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। फिर भी उसे एक बात अच्छी तरह पता थी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे झिंग के पास वापस पहुंचना ही होगा। मार्क किसी तरह खुद को संभालता रहा और बर्फीली हवाओं से लड़ते हुए धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता रहा। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हर कदम उठाना उसके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं था। फिर भी वह हार नहीं मानता और आखिरकार किसी तरह घर तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल होता है, उसकी सारी ताकत जवाब दे देती है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। झिंग तुरंत उसके पास पहुंचती है। वह उसे अपने सीने से लगाकर अपने पास सुला लेती है ताकि उसके शरीर को गर्माहट मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। अगली सुबह जब मार्क की आंख खुलती है तो वह देखता है कि झिंग उसके बिल्कुल पास सो रही थी। उस पल को महसूस करते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब उन्हें उस घर में रहते हुए 48 दिन बीत चुके थे। जो मार्क पहले बेहद घमंडी और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान था, वह अब इन कठिन परिस्थितियों और झिंग के साथ बिताए समय की वजह से जिंदगी का असली मतलब समझने लगा था।
था। एक दिन बाहर तलाश करते हुए उसे एक अजीब सी चीज मिली। पहले तो उसे लगा कि शायद वह कोई उल्का पिंड है, इसलिए उत्साहित होकर वह उसे झिंग के पास ले गया। लेकिन जांच करने के बाद उन्हें पता चला कि वह कोई उल्का पिंड नहीं बल्कि इंसानों का ह्यूमन वेस्ट था। यह बात जानकर मार्क के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसे लगा कि अगर ये चीज उस इलाके तक पहुंची थी तो संभव है कि उस दिशा में कहीं इंसान भी मौजूद होंगे, इसलिए अगर वह उसी तरफ आगे बढ़े तो शायद उसे मदद मिल सकती है। इसी दौरान अचानक झिंग की नाक से खून बहने लगा। यह देखकर मार्क घबरा गया। तब झिंग ने उसे बताया कि उसके शरीर में विटामिन सी की गंभीर कमी हो चुकी है। उसने कहा कि इसी वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह धीरे धीरे मर सकती है। फिर उसने मार्क से कहा कि वह उसकी चिंता छोड़ दे और जितनी जल्दी हो सके मदद ढूंढकर वहां से निकल जाए। लेकिन मार्क ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने झिंग को एक कुर्सी पर बैठाया और उससे कहा कि चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे वह उसके साथ रहे या न रहे, लेकिन वह हमेशा उसके साथ रहेगा। उसने यह भी कहा कि इस दुनिया के अंत तक वह सिर्फ उसी से प्यार करेगा। अब मार्क की बातें सुनकर झिंग भावुक हो गई और पहली बार उसने भी अपने दिल की बात उससे कही। उसने बताया कि अगर वह जिंदा बच गई तो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहेगी। ये सुनकर दोनों की आंखें भर आईं और वे एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। अगले दिन जब मार्क मदद की तलाश में निकलने वाला था तब झिंग ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि वह वापस न आए क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मार्क की जान खतरे में पड़े। लेकिन मार्क ने उसकी बात नहीं मानी। वह रोज की तरह मदद की तलाश में निकलता और शाम तक वापस लौट आता। फिर एक दिन उसकी मेहनत आखिरकार रंग ले ही आई। जब वह आगे बढ़ रहा था तभी दूर उसे ओरोरा स्टेशन दिखाई दे गया। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत वहां पहुंचा और लोगों से मदद मांगी। उसने उन्हें पूरी कहानी बताई और कहा कि वहां एक लड़की फंसी हुई थी जिसे बचाना बेहद जरूरी है। इसके बाद वह रेस्क्यू टीम के साथ गाड़ी में बैठकर उस घर की ओर रवाना हो गया जहां झिंग मौजूद थी। लेकिन जैसे ही वे लोग घर के करीब पहुंचे उन्होंने दूर से एक भयानक दृश्य देखा। पहाड़ की तरफ से बर्फ का एक विशाल ढेर तेजी से नीचे आ रहा था। यह एक बड़ा हिमस्खलन था। खतरे को देखते हुए उन्हें अपनी गाड़ी मोड़नी पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में बर्फ का वह विशाल ढेर घर पर टूट पड़ा जिस घर के अंदर झिंग मौजूद थी और पूरे घर को तबाह कर गया। यह दृश्य देखकर मार्क जोर से चीख उठा और सदमे और दर्द की वजह से वह वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को ओरोरा स्टेशन के अस्पताल में पाया। अब उसके मन में सिर्फ झिंग की यादें थीं। उसके पास झिंग की एक किताब मौजूद थी और उसी किताब के अंदर उसका लॉकेट रखा हुआ था। मार्क उसे देखकर भावुक हो गया। कुछ समय बाद वह स्टेशन से बाहर निकला। रात का समय था। वह एक मोटर बाइक लेकर उस जगह की ओर निकल पड़ा जहां वह घर हुआ करता था और जहां वे दोनों इतने दिनों तक फंसे रहे थे। जब वह वहां पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। झिंग वहां मौजूद थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह अब भी जिंदा थी। उसे सुरक्षित देखकर मार्क की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत उसके पास पहुंच गया। आखिरकार दोनों मौत के मुंह से बाहर निकलने में सफल हो गए थे। अब उनके सामने एक नई जिंदगी थी जिसे वे साथ मिलकर शुरू करने वाले थे। और दोस्तों, इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।